आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अलविदा रतन टाटा की, क्योंकि रतन टाटा के निधन के बाद भी लोगों के जहन में रतन टाटा हमेशा रहेंगे। और अब देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उनके भरोसेमंद सहयोगी शांतनु नायडू ने एक भावुक पोस्ट की, साथ में इस तस्वीर को भी शेयर किया। वो लिख रहे हैं कि मैं उन्हें कभी मुस्कुराते नहीं देख पाऊंगा। इस वाक्य में ही उनका दर्द छलकता है, उनका रतन टाटा के साथ कनेक्शन छलकता है। आखिरकार बैठकर चीजों को महसूस करने का मौका मिल रहा है। अभी भी इस बात को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं उन्हें फिर से कभी मुस्कुराते नहीं देख पाऊंगा। शांतनु नायडू रतन टाटा के सबसे करीबी दोस्त रहे। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा आज देर रात जाएंगे म्यूनिक यानी कि जर्मनी की यात्रा पर। लुफ्थांसा एयरलाइंस की फ्लाइट है रात 1 बजे या कहीं कि 1:20 के आसपास। राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रमों के लिए कल सुबह पहुंचेंगे म्यूनिक जर्मनी। मुख्यमंत्री के साथ एसीएस शिखर अग्रवाल जा रहे हैं, उद्योग आयुक्त रोहित गुप्ता जा रहे हैं, डिस्कॉम के चेयरमैन आरती डोगरा और उद्योग विभाग के अन्य अधिकारी भी उनके साथ जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मुख्यमंत्री के साथ इस जर्मनी के कार्यक्रमों के अंदर हिस्सा लेंगी। हालांकि इन कार्यक्रमों के लिए अलग से पहुंचेगी दिया कुमारी। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा और दिया कुमारी 16 अक्टूबर को जर्मनी से लंदन पहुंचेंगे। वहीं 17 और 18 अक्टूबर को लंदन में राइजिंग राजस्थान से संबंधित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 17 अक्टूबर को ही राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ यूके द्वारा भी एक कार्यक्रम रखा गया है। इन कार्यक्रमों में जर्मनी और ब्रिटिश हाई कमीशन के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। तो मुख्यमंत्री लगातार राइजिंग राजस्थान में मैक्सिमम निवेश कैसे लाया जाए, किस तरीके से विदेशों से निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और वो इस बार जर्मनी के दौरे पर हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी होंगी और इसके अलावा तमाम वो अधिकारी होंगे जो न सिर्फ मुख्यमंत्री को गाइड करेंगे बल्कि वहां जो निवेश की संभावनाएं उनको तलाशते हुए एमओयू साइन करते हुए राजस्थान को राइजिंग राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ाते हुए नजर आए। मोदी सरकार की एचआईटी विदेश नीति पर मोदी सरकार का बेहतरीन काम। 10 सालों से दूसरे देशों के साथ संबंध सुधारने पर काम कर रही है केंद्र सरकार। मोदी 3.0 के 100 दिनों में भी दिखने को मिल रहा है ऐसा ही। भारत सरकार ने कई विदेशी नेताओं से मेलजोल को बढ़ाया है और कई समझौते भी किए हैं। 100 दिनों में 25 देशों की यात्रा और 50 राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद सबसे पहले इटली की यात्रा की थी। मेलोनी के निमंत्रण पर इटली में G7 नेताओं की आउटरीच बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था। रूस और यूक्रेन का भी दौरा किया प्रधानमंत्री मोदी ने। मोदी सरकार की कूटनीति के कारण ही मालदीव राष्ट्रपति मुइजू झुके हैं भारत के सामने। हाल ही में भारत दौरे पर मुइजू ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत की खूब तारीफ की। श्रीलंका राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके और जयशंकर की भी मुलाकात हुई। इसके बाद दिसानायके ने चीन को खरी खरी सुनाई है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का फोकस न सिर्फ विदेशी धरती पर जाकर समर्थन को जुटाना और ये बताना कि वो भारत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वहीं दूसरे तरफ भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, जहां एक तरीके से चीन ने धीरे धीरे करके षड्यंत्र रचे, उन देशों के अंदर भी भारत वापस मजबूत स्थिति में आ रहा है। और उसके 2 बेहतरीन उदाहरण हैं, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव। आगे बढ़ते हैं। अभिनेता सियाजी राव शिंदे राकापा में शामिल हो गए हैं। मराठी और हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता हैं सियाजी राव शिंदे अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकापा में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में पौधारोपण के लिए भी प्रसिद्ध हैं सियाजी राव शिंदे। राकापा के अंदर स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे सियाजी राव शिंदे और फिल्मी दुनिया से वो सियासी दुनिया में एंट्री कर रहे हैं, माया नगरी के अंदर कर रहे हैं। माया नगरी उनके लिए नई नहीं, लेकिन आम जनता के जहन में, दिलों के अंदर जो उन्होंने
बतौर हीरो कहिए या कहिए विलन के तौर पर जो नाम कमाया, जगह बनाई, क्या वो वोट बैंक में भी राकापा के लिए तब्दील होगी, ये सवाल। लेकिन अमूमन हमने बीते कुछ दौर में देखा है कि बहुत तेजी से बॉलीवुड की एंट्री सियासत में हो रही है। वहीं शरद पवार का शिंदे सरकार पर निशाना। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग राजनीतिक बदलाव के लिए उत्सुक हैं। ये भावना आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों में दिखाई देगी। हम लोगों को वर्तमान सरकार से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्सुक हैं। चुनाव नतीजों पर दिखेगा असर। और मुख्यमंत्री मांझी लाडली बहन योजना धोखा बताया है पवार ने। तो सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। योजनाओं के अंदर कमी और उपलब्धि दोनों ढूंढना शुरू हो चुका है। और अजीत पवार जिस तरीके से बीजेपी के साथ गए, यकीनन शरद पवार को झटका लगा है, क्योंकि उनकी मूल पार्टी उनके हाथ से निकल गई। लेकिन उन्हें महाराष्ट्र की सियासत का चाणक्य ही कहा जाता है। बहरहाल इस बार के चुनाव महाराष्ट्र में कई चीजों को तय करेंगे। न सिर्फ वो एनसीपी के भविष्य को तय करेंगे, एनसीपी दोनों, एक शरद पवार की और दूसरी अजीत पवार की। ऐसे ही शिवसेना का भी भविष्य तय करेंगे। और शिवसेना भी दोनों, एक तरफ उद्धव ठाकरे की और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक 16 अक्टूबर को होगी और बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। माना जा रहा है कि नायब सैनी का एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना जाना लगभग तय है। केंद्रीय प्रवेशकों की मौजूदगी में होगी बैठक। और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने सभी विधायकों को निर्देश दिए। 16 और 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। और हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की है, ये हरियाणा के अंदर बीजेपी की विधानसभा चुनाव में सर्वोच्च सीट है और सर्वोच्च प्रदर्शन है। क्योंकि 2014 में भी इतनी सीटें बीजेपी को नहीं मिली थी। इस बार रिकॉर्ड टूटा है। और चूंकि नायब सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा था, वही मुख्यमंत्री के चेहरे थे, इसलिए उस चेहरे पर एक बार फिर से भरोसा किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि यह लगभग तय है कि उनके नेतृत्व में ही सरकार को बनाया जाएगा। हालांकि मंत्रिमंडल में इस बार कौन कौन रहेगा, इसको लेकर कशमकश चल रही है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रण। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही तैयारियों में जुटे दल। महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तरफ से सीएम चेहरे के सवाल पर बोले उद्धव ठाकरे, पहले सत्ताधारी महायुति गठबंधन को सीएम उम्मीदवार का ऐलान करने दीजिए, उसके बाद उनका गठबंधन ही अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देगा। सरकार में होने के नाते महायुति को पहले चेहरे की घोषणा करनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी हत्या केस में भी राज्य सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। मुंबई में 2 पुलिस आयुक्त हैं, फिर भी शहर में अपराध की घटनाओं में वृद्धि है। लेकिन ये थोड़ी चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि जो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर वो इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति में अपने गठबंधन में कि क्या वाकई में गठबंधन उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो इससे अंदाजा आप लगा भी सकते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल जो गठबंधन है, उस गठबंधन के अंदर शायद कुछ ऐसे बंधन हो जो टूट जाए। घनश्याम तिवारी राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने तिवारी की नियुक्ति की है। 10 अक्टूबर को किया गया था आचार समिति का पुनर्गठन। सदस्यों के रूप में प्रमोद तिवारी कांग्रेस से, डेरेक ओब्रायन तृणमूल से, तिरुचई शिवा द्रमुक से, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से, जबकि वी विजयसाई रेड्डी वाईएसआरसीपी से, वहीं स्मित पात्रा बीजेपी से, प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी से, मेधा विश्राम और दर्शना सिंह दोनों बीजेपी से हैं। इनको नियुक्त किया गया। और घनश्याम तिवारी को जितने भी लोग जानते हैं, वो व्यवहार और आचार दोनों में ही सकुशल है। और इसलिए हो सकता है कि उनको ये जिम्मेदारी भी इसलिए दी गई हो क्योंकि जानते हैं कि वो इस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाएंगे, क्योंकि उनके नेचर के अंदर ये पहले से है।
कर्नाटक में 8 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। उडुपी जिले में अवैध रूप से रह रहे थे। बांग्लादेश के नागरिक पिछले 3 सालों से बिना वैध पासपोर्ट या कहें कि बिना वीजा के रह रहे थे। कमाल की बात यह है कि इन आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। 8 बांग्लादेशी नागरिक फिलहाल पुलिस हिरासत में है और यह छोटी वानगी भर है कि पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरीके से ऐसा होता है। और अब कर्नाटक के अंदर भी बांग्लादेशी अवैध रूप से न सिर्फ आ रहे हैं बल्कि आधार कार्ड भी बनवा रहे हैं। और आप सोचिए, आधार कार्ड एक बार बनवा लेंगे तो बाकी पहचान पत्र भी बनवा लेंगे, लेकिन उनके पास ना वीजा और ना ही कुछ और ऐसी चीज जिससे ये तय हो सके कि वो वैध रूप से हिंदुस्तान आए, और इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। एक हार और पाकिस्तान क्रिकेट में मानो हाहाकार मच गया है। मुल्तान में पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने बुरी तरह से रौंदा पाकिस्तान को, और अब पाकिस्तान ने दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए बड़े बदलाव किए हैं। टीम के अंदर से उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया जिन खिलाड़ियों के चेहरे से ही पाकिस्तान की टीम को पहचाना जाता है। मसलन जिसे वो किंग कहते हैं, स्टार कहते हैं, सुपरस्टार कहते हैं, बाबर आजम बाहर कर दिया गया है। और किया गया है, आंकड़े पर जाएंगे तो सही भी लगता है, क्योंकि दिसंबर 2022 में अंतिम अर्धशतक लगाया था। 2 साल से बाबर आजम का बल्ला शांत पड़ा हुआ है, खामोश पड़ा हुआ है। और सिर्फ बाबर आजम नहीं, बाबर आजम के अलावा तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और नसीम शाह भी बाहर कर दिए गए हैं। बेहद खराब फॉर्म के चलते दोनों गेंदबाज भी जूझ रहे थे। हालांकि कप्तान के तौर पर शान मसूद को बरकरार रखा गया, लेकिन जिस तरीके से तीनों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, यह बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटर्स को कॉन्फिडेंस में होना जरूरी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में अगर होंगे और वो सोच रहे होंगे कि उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता, तो बाहर किया जा सकता है। लेकिन कमाल की बात यह कि बाहर करके अंदर किसको लाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्रिकेट में इस हद तक है कि जिसे मिस्ट्री बॉलर कहा गया, वहां उस पर कितने छक्के पड़े ये वो जानता भी नहीं। और उसको गली क्रिकेट का बॉलर भी, पाकिस्तान के ही क्रिकेट को जानने वाले लोग कह रहे हैं कि गली क्रिकेट का बॉलर इससे ज्यादा बेहतर होगा। तो इन 3 को बाहर करके अंदर किसको लाया जा रहा है, ये भी देखना दिलचस्प।